चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीकली करंट अफेयर। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर इंटरनेशनली बने हैं, तो चलिए जानते हैं। हांगकांग में एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसालों पर बैन। 21 अप्रैल को हांगकांग ने एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट लिमिटेड की के करी मसालों की सेल पर बैन लगा दिया है। दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होने के कारण यह फैसला लिया गया। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा हम लोग जानेंगे। हांगकांग से पहले सिंगापुर के अधिकारियों ने भी इसी वजह के चलते एवरेस्ट के फिश करी मसाले को बाजार से वापस मांगने का आदेश जारी किया था। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के मुताबिक एमडीएच ग्रुप के 3 मसाले मिक्स मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला पाउडर और करी पाउडर में पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा पाई। रूटीन सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत एवरेस्ट के फिश करी मसाला में भी यह पेस्टिसाइड पाया गया। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाई किया। फूड रेगुलेशन के अनुसार ह्यूमन कंजप्शन के लिए पेस्टिसाइड वाले फूड सिर्फ तभी बेचे जा सकते हैं जब फूड स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक ना हो। हमारा अगला करंट अफेयर है, जोकोविच लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024। 22 अप्रैल को स्पेन के मैड्रिड में 25वीं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी हुई। इसमें वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। चलिए इसको थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। नोवाक जोकोविच का यह 5वां लॉरियस अवार्ड है। यह अवार्ड पिछले साल के अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। जोकोविच और रोजर फेडरर लॉरियस अवार्ड के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार सम्मानित किए गए। जोकोविच ने पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में टाइटल जीता है। जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम के साथ मेंस सिंगल्स में सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाली खिलाड़ी हैं। स्पेन की ही मिडफील्डर एताना बोनामाती को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला। बोनामाती को पिछले साल फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप में गोल्ड बॉल ट्रॉफी मिली थी। गोल्ड बॉल ट्रॉफी टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी हर साल होती है। इसमें खिलाड़ियों और टीमों को साल भर के स्पोर्ट्स अचीवमेंट के साथ सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन के फाउंडर डेमलर और रिचमॉन्ट ने की थी। हमारा अगला करंट अफेयर है, नासा के वॉयेजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर से भेजा सिग्नल। 22 अप्रैल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेजा है। पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है जब वॉयेजर ने मैसेज भेजा है और नासा के इंजीनियर इसे पढ़ने में सफल रहे। आइए इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। वॉयेजर 1 को साल 1977 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने पिछले 14 नवंबर के बाद से सिग्नल भेजना बंद कर दिया था। डाटा इकट्ठा करने और धरती पर भेजने के लिए जिम्मेदार स्पेसक्राफ्ट और फ्लाइट डाटा सिस्टम एक लूप में फंस गया था। नासा ने वॉयेजर 2 के बाद अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की खोज के लिए वॉयेजर 1 को लॉन्च किया था। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। फरवरी 1990 में इस एयरक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम की पहली ओवरव्यू तस्वीर ली थी। इसके बाद 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया था। पृथ्वी से मैसेज भेजने और फिर वॉयेजर 1 से संदेश वापस आने में 48 घंटे का समय लगता था।
हमारा अगला करंट अफेयर है, यूरोपीय यूनियन ने भारतीयों के वीज़ा नियम बदले। 22 अप्रैल को यूरोपीय यूनियन एम्बेसडर हर्वे डेल्फिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि यूरोपीय ने भारतीयों के लिए 5 साल की वैलिडिटी वाले मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीज़ा के नियमों को लागू कर दिया है। इस शेंगेन वीज़ा से 29 यूरोपीय देशों में जा सकेंगे। आइए इसको पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। शेंगेन वीज़ा 90 दिन के लिए जारी किया जाने वाला एक शॉर्ट स्टे वीज़ा है। यह वीज़ा किसी भी यूरोपीय देशों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। इससे पहले तक 3 साल में 2 बार वीज़ा लेना पड़ता था। अब 18 अप्रैल से लागू नियम के मुताबिक भारतीयों को मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीज़ा मिलेगा, जिससे खर्चा भी बच जाएगा। अभी अल्प प्रवास वीज़ा में लगभग 7,000 रुपये लगते हैं, वहीं अमेरिका में ये 10 साल है। यह एक स्टिकर के रूप में होता है जिसे आपके पासपोर्ट के एकमात्र दस्तावेज पर चिपकाया जाता है। यह स्टिकर ही आपको शेंगेन राज्यों में यात्रा करने की परमिशन का प्रतीक है। हमारा अगला करंट अफेयर है, ब्रिटेन की संसद रवांडा बिल पास किया गया। 23 अप्रैल को ब्रिटेन की संसद ने विवादित रवांडा डिपोर्टेशन बिल को पास कर दिया। इस बिल का मकसद ब्रिटेन से अफ्रीका के शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना है। इसके पास होने के बाद सरकार ब्रिटेन में रह रहे अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजना शुरू कर दिया। आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका का एक देश है। इस बिल को 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रवांडा के साथ हुए एक समझौते के बाद लाए थे। इस समझौते के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार रवांडा को अवैध शरणार्थियों के लिए 3,000 करोड़ रुपए देगी। इस रुपए से रवांडा शरणार्थियों के लिए घर और रोजगार की व्यवस्था करेगा। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी देश में बेरोजगारी और महंगाई को अवैध शरणार्थियों से जोड़ती है। इस साल फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बने इंग्लिश चैनल को पार कर ब्रिटेन पहुंचने वालों की संख्या 4600 से अधिक है। हमारा अगला करंट अफेयर है, ईरान के साथ ट्रेड करने पर 3 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा। 25 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने पर भारत की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें जैन शिपिंग पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्टशिप मैनेजमेंट कंपनी शामिल है। इन पर आरोप है कि ये ईरानी सेना के साथ अवैध व्यापार और उनके ड्रोन्स ट्रांसफ़र करने का काम करती थीं। आइए इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने बताया कि यह बैन भारत के अलावा कई दूसरे देशों की कंपनियां, लोगों और जहाज़ों पर लगाया गया है। ये सभी गुप्त तरह से रूस तक ईरानी ड्रोन्स की डिलीवरी में अहम भूमिका निभाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की कंपनी सहारा थंडर दूसरे देशों में उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मुख्य जरिया है। सहारा थंडर ईरानी रक्षा मंत्रालय के लिए ईरानी सामानों की सेल और शिपमेंट का काम करती है। यह शिपमेंट रूस के अलावा चीन और वेनेजुएला तक भी पहुंचाया जाता है। ईरान की सहारा थंडर कंपनी ने CHEM जहाज़ के लिए भारत की 2 कंपनियों जैन शिपिंग और पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस जहाज़ को यूनाइटेड अरब एमिरेट की एक कंपनी ऑपरेट करती है। सहारा थंडर ने 2022 से CHEM जहाज़ को कई देशों में शिपमेंट डिलीवरी करने के लिए इस्तेमाल किया। भारत की तीसरी कंपनी सी आर्टशिप मैनेजमेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनी के साथ मिलकर सहारा थंडर को शिपमेंट सेवाएं देती है। हमारा अगला करंट अफेयर है, अमेरिका ने रूस के खिलाफ
यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की। 27 अप्रैल को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने यूक्रेन को $6 अरब यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने का ऐलान किया, जिससे यूक्रेन हथियार खरीदेगा। इसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इसके जरिए यूक्रेन को रूस के हवाई हमलों से बचने में मदद मिलेगी। आइए इसको पॉइंट के थ्रू अच्छे से समझेंगे। अमेरिका ने यह मदद यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव के तहत दी है। यह अगस्त 2021 के बाद से अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूक्रेन को 56वीं किस्त दी। अमेरिका ने कुल $61 अरब के पैकेज से $6 अरब की मदद की है। बीते 2 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को 70 एयर डिफेंस सिस्टम, 3000 बख्तरबंद वाहन, 800 टैंक और 10,000 एंटी टैंक मिसाइल दी। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका के अलावा जर्मनी, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, यूनाइटेड अरब, रोमानिया, स्पेन और ताइवान के पास है। हमारा अगला करंट अफेयर है। चीन ने शेनजाओ 18 प्रोग्राम लॉन्च किया। 25 अप्रैल को चीन ने गोबी रेगिस्तान में स्थित जियाओक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने स्पेसक्राफ्ट शेनजाओ 18 को लॉन्च किया। इसके जरिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। आइए इसको पॉइंट के थ्रू समझेंगे। इन एस्ट्रोनॉट की एज है गुआंगफू की 43 वर्ष है, ली कॉन्ग की 34 वर्ष और ली गुआंगसू की 36 वर्ष है। गुआंगफू 2021 के शेनजाओ 13 मिशन का हिस्सा रह चुके हैं। ली गुआंगसू को पहली बार स्पेस में भेजा जाएगा। यह 3 सदस्यीय दल लगभग 6 महीने अंतरिक्ष में बिताएगा। शेनजाओ 18 शेनजाओ 17 टीम को रिप्लेस करेगी। शेनजाओ 17 को अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर किए जाने के बाद चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है। हमारा अगला करंट अफेयर्स बनेंगे अब बिजनेस से। तो चलिए जानते हैं बिजनेस से हमारे कितने करंट अफेयर्स बने हैं। रिलायंस का प्री टैक्स प्रॉफिट 1 लाख करोड़ के पार हुआ। 22 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए। रिलायंस 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। आइए इसको पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। रिलायंस कंपनी ने FY24 में 10 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कंसोलिडेटेड एनुअल रेवेन्यू दर्ज किया। Q4 FY24 कंपनी का नेट प्रॉफिट 18,951 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में रिलायंस ने 19,299 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। कंपनी के बोर्ड ने प्रति शेयर ₹10 डिविडेंड पेमेंट का भी मंजूरी दी है। ऑपरेशन से Q4 में कंपनी का रेवेन्यू 2.37 लाख करोड़ रुपए हो गया। रिलायंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च तिमाही में 42,516 करोड़ रुपए रहा। रिलायंस में EBITDA मार्जिन मार्च तिमाही में 18% रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 18.1% था। रिलायंस जियो इन्फोकम लिमिटेड का Q4 FY24 में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13% बढ़कर 5,337 करोड़ रुपए रहा। हमारा अगला करंट अफेयर है। पेमेंट कंपनी पेयू को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिली। 24 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोसेस वैक्ड फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रीमेंट के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। इन प्रिंसिपल मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता, लेकिन कंपनियां
इसके जरिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती हैं। आइए इसको पॉइंट के थ्रू जानेंगे अच्छे से। जनवरी 2023 में बैंकिंग रेगुलेटर ने कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के कारण पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए फिनटेक फर्म के आवेदन को वापस कर दिया था। इस कदम के बाद पेयू को अपने ऑनलाइन एग्रीगेशन बिजनेस के लिए नए मर्चेंट को जोड़ना बंद करना पड़ा था। वित्त वर्ष 2023 और 24 की पहली छमाही में कंपनी की कोर पेमेंट बिजनेस के आय 15% बढ़कर $211 मिलियन रही थी। वित्त वर्ष 2022 और 23 में पेयू इंडिया ने $399 मिलियन की कमाई की थी। पेमेंट एग्रीगेटर एक थाई पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने और मर्चेंट्स को पेमेंट लेने की सुविधा देता है। पेमेंट एग्रीगेटर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस, ईएमआई, यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र और ई वॉलेट जैसे पेमेंट मोड से पेमेंट की सुविधा देता है। हमारा अगला करंट अफेयर है। इंडिगो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट सेगमेंट में एंट्री करेगी। 25 अप्रैल को इंडिगो एयरलाइंस ने 30 एयरबस A350 से 900 एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर दिया है। इसके जरिए बजट एयरलाइंस इंडिगो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट सेगमेंट में एंट्री करेगी। इंडिगो को उम्मीद है कि इन वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2027 से शुरू हो जाएगी। आइए इसको पॉइंट से जानेंगे। एयरलाइन के मुताबिक इन विमानों में रोल्स रॉयस के टूटे XWV इंजन लगे हैं। 30 विमानों की खरीद के अलावा इंडिगो ने 70 अतिरिक्त A350 विमानों की खरीद के अधिकार के लिए भी हस्ताक्षर किए। नए विमानों से एयरलाइन अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट ऑपरेटर कर पाएगी। इससे यह एयर इंडिया के साथ सीधे कंपटीशन में आ जाएगी। इंडिगो के पास 350 से ज़्यादा विमानों का बेड़ा है। अपने बेड़े के साथ इंडिगो रोज़ाना 1900 से ज़्यादा फ़्लाइट ऑपरेट करती है। ये एयरलाइन 81 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और 32 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कवर करती है। भारत में सबसे ज़्यादा 60% मार्केट शेयर इंडिगो के पास ही है। हमारा अगला करंट अफेयर है। एसीसी ने चौथी तिमाही में 5,398 करोड़ रुपए की कमाई की। 24 अप्रैल को अडानी ग्रुप की सीमेंट बनाने वाली कंपनी एसीसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023 से 2024 की चौथी तिमाही में के नतीजे जारी किए। चौथी तिमाही के दौरान कंपनी ने 5,398 करोड़ की कमाई की। आइए इसको पॉइंट के थ्रू समझेंगे। कंपनी को Q4 FY24 में 738.5 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2022 और 23 की समान तिमाही में कंपनी ने 4,790 करोड़ की कमाई की थी। सालाना आधार पर 12.69% की बढ़ोतरी हुई। पिछली तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर 2023 के मुकाबले कंपनी की कमाई 4,918.34 करोड़ रुपए से 9.75% बढ़ी है। सालाना आधार पर इसमें भी 216.41 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। एसीसी ने चौथी तिमाही के लिए अपने शेयर होल्डर को हर शेयर पर 7.50 रुपये का लाभांश यानी डिविडेंड भी देने का ऐलान किया। एसीसी की ओर से दी गई फाइलिंग के मुताबिक कंपनी पर कुल 6,877.75 करोड़ रुपए की देनदारी है। एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज की शुरुआत 1 अगस्त 1936 को मुंबई में हुई थी। तब कई कंपनियों के समूह ने मिलकर इसकी नींव रखी थी। बाद में इसका मालिकाना हक स्विट्जरलैंड की बिल्डिंग मटेरियल कंपनी
होलसिम के पास था। करीब 2 साल पहले अडानी ग्रुप ने एसीसी कंपनी को खरीद लिया था। एसीसी सीमेंट फिलहाल 38.55 मिलियन टन सीमेंट हर साल बनाती है। हमारा अगला करंट अफेयर है, HCL टेक चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। 26 अप्रैल को HCL टेक लिमिटेड ने Q4 FY24 यानी वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही नतीजे जारी किए। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 0.7% से बढ़कर 3,986 करोड़ रुपए रहा। आइए इसको पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 3,983 करोड़ रुपए रहा था। पिछली तिमाही में यह 4,350 करोड़ रुपए रहा था। तिमाही के आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट चौथी तिमाही में 8.4% घटा है। चौथी तिमाही में HCL टेक की आय सालाना आधार पर 7.1% बढ़कर 28,499 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की समान तिमाही में 26,600 करोड़ रुपए रही थी। वित्त वर्ष 2024 में ऑपरेशन से आय 8.33% बढ़कर 1,09,913 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 1,01,456 करोड़ रुपए था। HCL टेक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रति शेयर 18 रुपए के डिविडेंड को भी मंजूरी दी है। कंपनियों ने अपने शेयरधारकों को मुनाफा का कुछ हिस्सा देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, गो फास्ट के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। 26 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति तारावितास्ता गंजू की सिंगल जज बेंच ने एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को गो फर्स्ट की लीज पर लिए गए सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने DGCA को अगले 5 वर्किंग डे में गो फर्स्ट की ओर से लीज पर लिए गए विमानों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए कहा। आइए इसको पॉइंट के थ्रू जानेंगे। एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी में पेमब्रोक एविएशन, एक्सपीटर इन्वेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट्स टू लिमिटेड, EOS एविएशन और SMVC एविएशन शामिल है। कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन विमानों को रिलीज करने की मांग की थी जो गो फर्स्ट को लीज पर दिए गए थे। NECLAT ने 22 मई को NCLT के उस ऑर्डर को भी सही ठहराया जिसके तहत दिवालिया घोषित करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार की गई थी। गो फर्स्ट वाडिया ग्रुप की बजट एयरलाइन है जिसकी शुरुआत 29 अप्रैल 2004 को हुई थी। एयरलाइन के बेड़े में 59 विमान शामिल हैं, जिनमें 54 विमान A320 नियो और 5 विमान A320 CEO हैं। गो फर्स्ट 35 डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ़्लाइट ऑपरेट करता है, जिसमें से 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शामिल हैं। एयरलाइन ने साल 2021 में अपने ब्रांड नाम गो एयर से बदलकर गो फर्स्ट कर दिया। हमारा अगला करंट अफेयर्स बनेंगे अपॉइंटमेंट से, तो चलिए जानते हैं कि किसकी नियुक्ति हुई है। सिटोरियन इंडिया ने धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 21 अप्रैल को फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी सिटोरियन ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सिट्रोयन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। धोनी इस कंपनी के लिए 2 साल तक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। आइए इसको पॉइंट के थ्रू जानेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में टीम इंडिया के लिए कप्तान के तौर पर डेब्यू किया था। धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ICC वनडे प्लेयर
ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। सिट्रोयन ने अप्रैल 2021 में भारतीय बाजार में डेब्यू किया था। भारत में कंपनी सिट्रोयन C3, EC3, C3 एयरक्रॉस और 5 एयरक्रॉस मॉडल बेच रही है। हमारा अगला करंट अफेयर है, प्रो नाइमा AMU की पहली महिला VC बनी। 22 अप्रैल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर नाइमा खातून को कुलपति नियुक्त किया। 100 साल में पहली बार AMU में कुलपति के पद पर किसी महिला की नियुक्ति हुई है। आइए इसको पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। प्रोफेसर नाइमा ने साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। 1988 में AMU में लेक्चरर के रूप में पदभार संभाला था। वह जुलाई 2014 में AMU महिला कॉलेज की प्रिंसिपल बनी थी। इससे पहले वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में काम कर चुकी हैं। प्रोफेसर नाइमा मध्य अफ्रीका के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रवांडा में भी फैकल्टी सदस्य थीं। हमारा अगला करंट अफेयर है, गीता सभरवाल UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त। 22 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में UN के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। आइए इसको पॉइंट के माध्यम से अच्छे से जानेंगे। वो श्रीलंका में UN के शांति निर्माण और विकास सलाहकार के रूप में भी कार्यरत थी। गीता के पास क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस और सोशल पॉलिसी में लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस है। वो UK के विभागों के गरीबी और नीति सलाहकार के रूप में कार्यरत थी। गीता ने UK की वेल्स यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट मैनेजमेंट से मास्टर्स डिग्री हासिल की। हमारा अगला करंट अफेयर है, एक्सिस बैंक में अमिताभ चौधरी ही रहेंगे MD और CEO। 25 अप्रैल को एक्सिस बैंक के बोर्ड ने मैनेजिंग डायरेक्टर MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के तौर पर अमिताभ चौधरी को रीअपॉइंटमेंट की मंजूरी दे दी। अमिताभ का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया। आइए इसको पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। अमिताभ ने 2019 में एक्सिस बैंक के CEO के रूप में पदभार संभाला था। इससे पहले वो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के CEO थे। अमिताभ के नेतृत्व में एक्सिस बैंक ने 2023 में भारत में सिटी बैंक रिटेल बिजनेस का टेक ओवर किया था। एक्सिस बैंक ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर 4 साल के लिए मीना गणेश को रीअपॉइंट किया। मीना का दूसरा कार्यकाल 1 अगस्त 2024 से लेकर 31 जुलाई 2028 तक रहेगा। हमारा अगला करंट अफेयर्स बनेंगे नेशनल से। तो चलिए जानते हैं नेशनल में इस हफ्ते कौन से करंट अफेयर्स बने। फ्लाइट सीट सिलेक्शन को लेकर DGCA ने बदले नियम। 23 मार्च को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसे लेकर नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की। एयरलाइन को अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में माता पिता या अभिभावकों के साथ ऑलकेट करना होगा। आइए इसको पॉइंट के माध्यम से अच्छे से जानेंगे। एक ही PNR पर बच्चे और माता पिता ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें सीट सिलेक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। इसके साथ ही DGCA ने एयरलाइंस से इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने को कहा। DGCA के नए नियमों के लिए 2021 के एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलेशन को संशोधित किया। इसके साथ 2024 के एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटर को ATC 01 को भी संशोधित किया है। इसका टाइटल अनबंडल ऑफ सर्विसेज एंड फीस बाय शेड्यूल्ड एयरलाइंस है। भारत में एयरलाइंस चार्ज देकर प्री सीट सिलेक्शन का ऑप्शन देती है। जो लोग पेमेंट नहीं करना चाहते हैं उन्हें वे सीट आवंटित की जाती हैं।
जो पहले से बुकिंग नहीं की गई हो। हमारा अगला करंट अफेयर है अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड। 25 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली में लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 313 का बड़ा हिस्सा ढह गया। चीन सीमा से लगे दिबांग वैली जिले का संपर्क पूरे देश से कट गया। आइए इसको पॉइंट के थ्रू अच्छे से समझेंगे। दिबांग वैली में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई। हुनली और अनिनी के बीच हाईवे 313 का काफ़ी बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड में ढह गया। राज्य सरकार ने एडवाइज़र जारी कर लोगों को यहां से गुजरने की सलाह दी है। NH-33 को दिबांग वैली के निवासियों और आर्मी के लिए लाइफलाइन माना जाता है। चीन से लगते बॉर्डर तक पहुंचने के लिए सेना इसी रास्ते का इस्तेमाल करती है। हमारा अगला करंट अफेयर है बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज। 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने EVM और VVPAT पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इसके अलावा कोर्ट ने बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने के सुझाव वाली याचिका भी खारिज कर दी। ये इसको पॉइंट के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। मामले की सुनवाई कर रहे दोनों जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त ने कहा कि सिस्टम में दखल से बेवजह शक पैदा होगा। हमने प्रोटोकॉल तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। VVPAT पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वोटर्स को VVPAT की पर्ची फिजिकल वेरिफिकेशन करने का मौका दिया जाएगा। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाए। इस केस में याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रांशा भूषण, गोपाल शंकरनारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे हैं। प्रशांत एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की तरफ से चुनाव आयोग की ओर से अब तक एडवोकेट मनदीप सिंह अफसरों और केंद्र सरकार की ओर से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। हमारे अगले करंट अफेयर बनेंगे स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानते हैं। डोमा राजू मुकेश चेस टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। 22 अप्रैल को भारत के 17 साल के ग्रैंड मास्टर डोमा राजू मुकेश ने टोरंटो में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। वे वर्ल्ड खिताब के लिए सबसे कम उम्र में चुनौती देने वाले खिलाड़ी बन गए। मुकेश से पहले 1984 में रूसी खिलाड़ी गैरी कास्पारोव ने सबसे कम उम्र 22 साल में यह टूर्नामेंट जीता था। आइए इसको पॉइंट के माध्यम से अच्छे से जानेंगे। उन्होंने टूर्नामेंट के अपने आखिरी मुकाबले में अमेरिका के हिकारू नाकामुरा के खिलाफ ड्रॉ खेला। गुकेश को यह टूर्नामेंट जीतने पर 88,500 यूरो लगभग 78.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी मिला। गुकेश यह टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले नंबर पर विश्वनाथन आनंद हैं। वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 2014 में यह टूर्नामेंट जीता था, तब वे 45 वर्ष के थे। गुकेश ने पिछले साल चीन के हांगझो एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। गुकेश ने अब तक 5 गोल्ड एशिया यूथ चैंपियनशिप जीती हैं। 2019 में वे भारत के सबसे युवा और वर्ल्ड के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। 2015 में गुकेश एशियाई स्कूल शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 9 का खिताब जीतने के साथ कैंडिडेट मास्टर बने। हमारा अगला करंट अफेयर है बलराज ने
रोइंग में भारत का पहला ओलंपिक कोटा दिलवाया। 21 अप्रैल को साउथ कोरिया ने गुंगजू में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में मेंस सिंगल्स के स्कल इवेंट का आयोजन हुआ। इसमें बलराज पंवर ने रोइंग में भारत के लिए पहला कोटा हासिल किया। आइए इसको पॉइंट के थ्रू समझेंगे। बलराज ने 2000 मीटर रेस में 7 मिनट 1.27 सेकेंड का समय लेकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्कूल के इस इवेंट में टॉप 5 खिलाड़ी का ओलंपिक कोटा मिलना था। पैरा मिक्स्ड डबल्स में नारायण कोंगनापल्ले और अनीता की जोड़ी में पैरा ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। नारायण और अनीता की जोड़ी ने डबल स्कल पैरा रोवर्स में 7 मिनट 50 सेकेंड और 80 माइक्रोसेकंड का समय लिया। उज्जवल कुमार और अरविंद सिंह पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल कोटा हासिल नहीं कर सके। हमारा अगला करंट अफेयर है। आईसीसी ने हुसैन बोल्ट को एम्बेसडर नियुक्त किया। 24 मार्च को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ओलंपिक लीजेंड हुसैन बोल्ट को आगामी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। टी20 वर्ल्ड कप 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। आइए इसको पॉइंट के थ्रू अच्छे समझेंगे। 11-12 के वर्ल्ड कप चैंपियन बोल्ट वेस्ट इंडीज के जामैको से है। बोल्ट ने 2017 में लंदन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के साथ संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपने आखिरी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता था। बोल्ट ने 100 मीटर रेस 9.58 सेकेंड में और 200 मीटर रेस 19.19 सेकेंड में पूरी की थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बोल्ट ने 3 ओलंपिक में गोल्ड जीते थे, जिनमें 2008 बीजिंग ओलंपिक में 2012 में लंदन ओलंपिक और 2016 में रियो ओलंपिक में 3-3 गोल्ड शामिल हैं। 1 जून में डल्लास में टी20 का ओपनिंग मैच कनाडा और होम टीम अमेरिका के बीच खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज के शहरों में कुल 41 मुकाबले होंगे। यह तीनों भी नॉकआउट मैच होंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डॉलस शहर में बाकी 14 मुकाबले होंगे। हमारा अगला करंट अफेयर है। एशियन अंडर-20 एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत को 4 मेडल। 24 अप्रैल को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में अंडर-20 एशिया एथलीट्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इसमें भारतीय एथलीटों ने पहले दिन 1 गोल्ड सहित कुल 4 मेडल जीते। जेवलिन में गोल्ड और सिल्वर भारतीय एथलीट ने झटके, वहीं 1500 मीटर और डिस्कस थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल मिले। आइए इसको पॉइंट के थ्रू समझेंगे। पहले दिन दीपांशु ने 70.29 मीटर जेवलिन थ्रो कर भारत को पहला गोल्ड दिलाया। इस इवेंट में 70.23 के साथ यूपी के रोहन यादव दूसरे स्थान पर रहे। यूपी के ही प्रियांशु ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में 3 मिनट 50 सेकेंड 85 सेकेंड के साथ सिल्वर जीता। डिस्कस थ्रोअर रितिका राठी ने 49.97 मीटर थ्रो फेंककर सिल्वर जीता। 800 मीटर हिट में लक्षित था 2 मिनट 9 सेकेंड 39 माइक्रोसेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। तन्वी मलिक 2 मिनट 12 सेकेंड 82 माइक्रोसेकेंड के समय के साथ अपनी हिट में चौथे स्थान पर रहीं। एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 से 27 अप्रैल तक है। भारत से 31 पुरुषों सहित 60 सदस्यीय टीम और चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। यह चैंपियनशिप पेरू के लीमा में 27 से 31 अगस्त को होने वाली वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग भी है।
इसी के साथ हमारे वीकली करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर के साथ में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।